बिलिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की, राहुल गांधी को रोकने की बड़ी साजिश की। जानेंगे महागठबंधन के आरोपों का क्या दिया चुनाव आयोग ने जवाब, महागठबंधन ने कैसे एनडीए में लगा दी सेंध। देखेंगे मुश्किल में फंसी ईडी को, और बुलेटिन के आखिर में बात जेलेंस्की पर ट्रंप के दबाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 जगह बादल फटा, मलबे में दबे कई घर, 7 लोगों की गई जान, कई लोग घायल। भारत लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया भव्य स्वागत। लखनऊ में मां बोली, हमारा महीनों का इंतजार पूरा हुआ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, बोले 1978 में बसंत दादा सरकार गिराई, फिर भी 10 साल बाद सीएम पद के लिए मेरा नाम आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, जाम से मिलेगी मुक्ति। पीएम मोदी बोले, सबका समय बचेगा। Can pink salt really? ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने बड़ा शंखनाद कर दिया है, साफ कर दिया है कि एनडीए की सत्ता को तो उखाड़ फेंकेंगे ही, इस बार वोट चोरी नहीं होने देंगे। महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी है और इस दौरान एक बार फिर से चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा में राहुल और तेजस्वी यादव के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और लालू यादव भी शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सासाराम से महागठबंधन ने वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा की शुरुआत से ही ये साफ हो गया है कि विपक्ष ना तो मोदी सरकार से डरेगा और ना ही चुनाव आयोग को वोट चोरी करने देगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे देश में बीजेपी आरएसएस संविधान को मिटाने पर तुले हैं। जहाँ भी चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल कह रहे थे महागठबंधन चुनाव जीतेगा। लोकसभा में महागठबंधन जीतता है, लेकिन 4 महीने में उसी क्षेत्र में हम हारते हैं। हमने पता लगवाया तो पता चला 1 करोड़ नए वोटर जादू से पैदा हो गए। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं करने देगी, क्योंकि गरीब कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट का हक है। आयोग जो कर रहा है वो सबको पता है। इलेक्शन कमीशन को हम ये नहीं करने देंगे। राहुल ने वोट चोरी की बात की तो तेजस्वी यादव ने इसे वोटों की डकैती बता दिया। उन्होंने कहा, आपके वोट की चोरी नहीं हो रही, बल्कि डाका डाला जा रहा है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी यहाँ से वोट के अधिकार को खत्म होने नहीं देगी। आज वो वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, कल पेंशन राशन कार्ड से नाम काटेंगे। मोदी सरकार बिहार के लोगों को चूना लगाना चाहती है। उन्हें पता नहीं है कि ये बिहार है, यहाँ खैनी के साथ चूना मिलाकर लोग खा जाते हैं। रैली में लालू यादव भी शामिल हुए और उन्होंने भी बीजेपी पर तीखा हमला किया। लालू ने कहा, चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, हमारी पार्टी को जिताइए। किसी भी कीमत पर बीजेपी जो चोरी करती है उसको सत्ता में आने नहीं देना है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिलकर बीजेपी को उखाड़कर फेंकिए। रैली की शुरुआत से ही साफ हो गया है कि महागठबंधन के तेवर बेहद तीखे हैं और जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। महागठबंधन ने वोट के अधिकार को लेकर हल्ला बोल दिया है तो बीजेपी की सरकार अपनी ताकत राहुल गांधी को रोकने में खर्च करती दिख रही है। सासाराम से राहुल ने मोदी सरकार को चुनौती दी, लेकिन राहुल के लिए सासाराम तक पहुंचना आसान नहीं रहा। उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो कैसे राहुल के खिलाफ हुई साजिश, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी राहुल गांधी से घबराई हुई है, इसलिए राहुल कोई भी बयान दे, बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। और अब तो राहुल गांधी के कार्यक्रमों में रुकावट डालने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी इस समय बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रही हैं। यात्रा सासाराम से शुरू हो चुकी है, लेकिन इस यात्रा से पहले ही एक विवाद भी खड़ा हो गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सासाराम नहीं पहुंच पाए। इसके लिए प्रदेश की एनडीए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उतारने की जो परमिशन सासाराम जिला प्रशासन की तरफ से दी गई थी वो अचानक रद्द कर दी गई। लेकिन कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ झुके नहीं। रातों रात दूसरा हेलीपैड तैयार कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इसे शूट करने के लिए बाइक की लाइट का इस्तेमाल करना पड़ा है।
जिसके चलते अब एनडीए सरकार की बुरी फजीयत हो रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के हर हिस्से में लाइट नहीं पहुंच पाई है। अब कांग्रेस का आरोप है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर पहले बिहार पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरना था, जिसकी अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई थी, लेकिन बाद में यात्रा से 24 घंटे पहले इस अनुमति को वापस ले लिया गया, जिससे प्रशासन बुरी तरह से घिर गया है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है, इसलिए अब चुनाव आयोग को आगे किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मीडिया के अधिकांश सवालों से वो बचते हुए दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ विपक्ष को धमकाते दिखे, तो कैसे सवालों में उलझ गए मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद से पूरा विपक्ष आंदोलन कर रहा है, जिससे चुनाव आयोग दबाव में आ गया है। नतीजा, आयोग को अपनी सफाई देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन जैसा कि सोचा जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आयोग पत्रकारों के सवालों से बचता हुआ नजर आया। पत्रकारों ने अखिलेश यादव को लेकर जब सवाल किया कि फर्जी वोटरों को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में हलफनामा दिया था, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ओडिशा में बीजेडी की तरफ से भी हलफनामा दिया गया था, चुनाव आयोग ने उस पर क्या कार्रवाई की? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इन सवालों पर चुप्पी साध गए। वो दूसरे सवालों का जवाब देने लगे। राहुल गांधी से तो उनके आरोपों पर हलफनामा मुख्य चुनाव आयुक्त मांगते हुए नजर आए, लेकिन पुरानी शिकायतों पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। यही नहीं, उन्होंने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट वाली विपक्ष की मांग को भी गलत बता दिया। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ विपक्ष के आरोपों को झूठा बताता रहा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बराबर है। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए, तो ये लोकतंत्र का अपमान है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि विपक्ष के हल्ला बोल से चुनाव आयोग बौखलाया हुआ है, और जिस तरह से पत्रकारों के सवालों से मुख्य चुनाव आयुक्त बचते हुए नजर आए, उससे चुनाव आयोग और बुरा फंस गया है। ज्ञानेश कुमार आए तो थे राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने, लेकिन सवालों में ऐसे उलझ गए कि खुद ही सवाल बनते दिखाई दे रहे हैं। अधिकांश सवालों के तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिए। तो वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बच पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले एनडीए लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है और अब जेडीयू के दिग्गज नेता पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हो गए। देखेंगे रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर राज्य में हलचल तेज हो चली है। सासाराम से विपक्ष की यात्रा का असर पहले ही दिन बिहार में देखने को मिला। विपक्ष ने चुनाव से पहले जेडीयू में सेंध लगा दी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेता तोड़ लिए हैं। जेडीयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और निषाद संघर्ष मोर्चा के संरक्षक रंजीत सहनी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी में शामिल हो गए। इस खबर से राज्य की सियासत में हलचल मच गई है, तो वहीं जेडीयू समेत पूरी एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। एक तरफ विपक्ष की वोट अधिकार रैली चल रही थी और दूसरी तरफ रंजीत सहनी अपने तमाम समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी में शामिल हो रही थी। मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यालय में एक समारोह में रंजीत सहनी का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मुकेश सहनी ने दावा किया कि उनकी पार्टी का मकसद समाज में बदलाव लाना है और अगर महागठबंधन की जीत होती है तो बिहार में एक नया अध्याय शुरू होगा। इस घटनाक्रम से राज्य में सियासी उबाल आ गया है। माना जा रहा है कि राज्य में विपक्ष की लहर चल पड़ी है, जिससे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली की वजह से और हवा मिल गई है, जिसे भागते हुए सहनी ने महागठबंधन का दामन थाम लिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये तो महज शुरुआत है और आने वाले वक्त में जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी और चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे एनडीए के कई और नेता महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं, जिससे एनडीए की मुश्किल बढ़ सकती है। बिहार में पाला बदलने के खेल में एनडीए को ही झटके लग रहे हैं। महागठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, तो झटके अब ईडी को भी लगते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु में छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंची ईडी खुद ही मुसीबत में फंस गई और उसी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल हो या केरल या फिर कोई दूसरा राज्य, जहां सरकार गैर एनडीए दलों की होती है, वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी की खबरें लगातार आती ही रहती है। खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव करीब हो, वहां ये सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। लेकिन ये सक्रियता अब केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु राज्य सरकार और ईडी अब आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में चेन्नई पुलिस ने विधायक छात्रावास में छापेमारी के दौरान अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कार्रवाई ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी और उनके विधायक बेटे आईपी सेंथिल कुमार की संपत्तियों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की छापेमारी से जुड़ी है। डीएमके ने इस कार्रवाई को वोट चोरी के अभियान से ध्यान भटकाने की केंद्र की रणनीति बताया है।
पार्टी ने खुले तौर पर कहा है कि ना तो वो ईडी से डरते हैं और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। डीएमके का सीधा आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। उसका दावा है कि बीजेपी चुनावी धोखाधड़ी में पकड़े जाने के बाद ईडी का इस्तेमाल कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पेरियासामी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जिस पर 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। इस बीच इस घटनाक्रम से दिखाई देता है कि केंद्र और विपक्षी दलों के बीच ईडी को लेकर टकराव फिलहाल थमने का नाम नहीं लेने वाला है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि ईडी सिर्फ गैर एनडीए दलों को निशाना बनाती है, जिसके चलते वो मुसीबत में भी घिरती दिख रही है। ईडी के साथ अब राज्यपालों पर भी सवाल उठ रहे हैं और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने तो गवर्नर पर तीखा हमला ही बोल दिया। देखेंगे रिपोर्ट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन राज्यपाल आर.एन. रवि पर बरस पड़े। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे भी खराब राजनीति राज्यपाल आर.एन. रवि कर रहे हैं, जिन्हें केंद्र की बीजेपी सरकार ने नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्यपाल जानबूझकर द्रमुक सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार फैला रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि राज्यपाल राजभवन से लगातार द्रमुक सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। वो द्रविड़म का अपमान करते हैं, विधेयकों को मंजूरी नहीं देते, तमिल थाई वस्तु का अनादर करते हैं और तमिलनाडु के छात्रों की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। सीएम स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु देश का सबसे आगे बढ़ा राज्य है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बल्कि खुद केंद्र सरकार के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। सामाजिक सूचकांकों में तमिलनाडु बीजेपी शासित कई राज्यों से बेहतर है। द्रविड़ मॉडल की सरकार ही देश को सही दिशा दिखाती है। यही वजह है कि राज्यपाल इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मंचों पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अगली सरकार फिर से द्रविड़ मॉडल की सरकार होगी। द्रविड़ मॉडल 2.0 राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वापस आएगा। बता दें कि हाल ही में राज्यपाल रवि ने महिला सुरक्षा और युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या पर चिंता जताई थी, जिस पर अब स्टालिन ने पलटवार किया है। और बुलेटिन के आखिर में बात यूक्रेन और रूस में चल रही जंग की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब जल्दी ही ये जंग रुकने वाली है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति को अमेरिका बुलाया, उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस ताकतवर है, यूक्रेन को ये प्रस्ताव मानना ही होगा। तो क्या है ट्रंप का प्लान, देखेंगे रिपोर्ट में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों ही नेताओं के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने की बात कही गई और अब ट्रंप की तरफ से पुतिन के साथ एक और बैठक करने की तैयारी है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने इस बैठक से पहले जेलेंस्की को अमेरिका बुलाया है। 18 अगस्त को ट्रंप जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के नेताओं के साथ भी ट्रंप बैठक करने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 22 अगस्त को ट्राइलेटरल समिट हो सकता है, जिसमें ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की शामिल होंगे। हालांकि रूस की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। रूसी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पुतिन के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर बातचीत में एक शांति समझौते पर बातचीत का प्रस्ताव रखा है, जिसमें यूक्रेन रूस को डोनेस्क प्रांत के बाकी हिस्से सौंप देगा। बदले में 2 तरह की पेशकश की जाएगी। पहले यूक्रेन के बाकी हिस्सों में युद्ध विराम, दूसरी यूक्रेन और यूरोप दोनों के लिए सुरक्षा गारंटी। ट्रंप की तरफ से ये प्रस्ताव जेलेंस्की के सामने रखा गया है, लेकिन जेलेंस्की ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और ट्रंप को 2 टूक जवाब दिया कि वो डोनेस्क समेत पूरा क्षेत्र रूस के हवाले नहीं करेंगे। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी इस मामले में जेलेंस्की को समर्थन दिया गया है। ईयू की तरफ से कहा गया है कि वो यूक्रेन का समर्थन जारी रखेगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की ये कोशिश क्या फेल हो जाएगी। अब सभी की नजरें 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में होने वाली ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक पर टिकी हुई है। खबर ये भी आ रही है कि इस बैठक में ईयू के नेता भी शामिल होंगे। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव।